दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों अभी डिस्कस करेंगे हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश टीचिंग। यहाँ पर मॉडल पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमने पहले डिस्कस करने थे वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप इन क्वेश्चन के आंसर देख लो। अगर आपके पास में इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन हैं आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस सब्जेक्ट को आपको किस तरह से तैयार करना है वो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। एग्जैक्टली कितना लिखना है, वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको बताता चलूँगा। क्वेश्चन के आंसर आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना लिखना है। तो कुछ चीज़ें मैंने डिटेल में लिखी हैं, मैं आपको बताता चलूँगा कि आपको एग्ज़ाम में एक्चुअली लिखना कैसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम 2022 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर स्टेज। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आए तो आपको क्या करना है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिखना है। जैसे डेवलपिंग बेसिक लैंग्वेज स्किल, तो पहला एम क्या है, डेवलपिंग बेसिक लैंग्वेज स्किल। भाई जो भी बच्चे होते हैं ना, छोटे बेसिक स्किल पे पढ़ रहे होते हैं, बेसिक लेवल पे पढ़ रहे होते हैं 1 2 3 4 5, तो उनके अंदर एक लैंग्वेज स्किल डेवलप हो, वो चीज़ों को, भाषा को समझ पाए, इंग्लिश भाषा को समझ पाए, उसको सुन के समझ पाए, उस भाषा में बोल पाए। इंग्लिश में अगर कुछ लिखा है तो उसे रीड कर पाए, इंग्लिश में कुछ लिखना है तो वो लिख पाए। इस तरह से हम बेसिक लैंग्वेज स्किल को डेवलप करते हैं। इसके अलावा बेसिक लैंग्वेज की कॉन्फिडेंस। अब इंग्लिश क्या है, हमारी मातृभाषा तो है नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए। तो जब ये प्राथमिक स्तर यानी कि जूनियर स्टेजेस में पढ़ाए जाते हैं तो इसका एम यही होता है कि बच्चों को इस भाषा का ज्ञान कुछ इस तरह से दिया जाए, सिस्टमैटिक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, जिससे कि बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए इस भाषा को लेकर। अब आप सबको पता है कि काफ़ी बच्चे भारत में या विश्व भर में, क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है तो इस भाषा को लेकर काफ़ी डर, इस भाषा के इस्तेमाल को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन, और कोशिश की जाती है कि इसे कम से कम और जितना आवश्यक हो बस उतना ही पढ़ा जाए। तो इंग्लिश शिक्षण जब किया जाए तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए कि बच्चे को इस भाषा में कॉन्फिडेंस है, यानी कि भाषा का जब उससे लैंग्वेज स्किल आ जाएगा, उसके बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना, जब ये 4 गुण भाषा के संबंध में उसके अच्छे से विकसित हो जाएंगे तो बच्चे के अंदर बेसिक लैंग्वेज कॉन्फिडेंस आएगा। वो इंग्लिश में बात कर पाएगा, वो इंग्लिश को समझ पाएगा, इंग्लिश को लिख भी पाएगा। कल्टिवेटिंग लैंग्वेज अवेयरनेस, तो लैंग्वेज के प्रति अवेयरनेस। देखिए, स्टूडेंट आर इंट्रोड्यूस तो विथ द वेरियस साउंड, फोनिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन। तो किसी भी भाषा को अगर सीखना है तो उसके उच्चारण को, उसके ग्रामर को, यानी कि उसके व्याकरण को, उसमें शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें सीखती हैं। तो ये भी हमें इंग्लिश के साथ भी करना है। उसके अलावा डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, लिखना और पढ़ना, ये गुण भी विकसित करना हमारा इंग्लिश शिक्षण का उद्देश्य। इंग्लिश वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, समझना, इंग्लिश के जो अलग अलग वर्ड्स हैं उनको सीखना, जो इडियम्स है, फ्रेजेस हैं, प्रोज हैं, उनको समझना। ये यानी कि इंग्लिश जिस तरह से हिंदी भाषा में हम कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें कहते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी होता है। तो उनको सीखना, उनको सुनना, उनको समझना और अपनी भाषा में उसका प्रयोग करना, ये भी इंग्लिश टीचिंग का एक मेन एम है। इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल एस्पेक्ट, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हो, ठीक है, तो आप जो है बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पर सीखते हो। आप किस तरह से बात करना है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हो तो आप किसी फॉरेन कल्चर को समझ सकते हो, यानी कि पाश्चात्य कल्चर को समझ सकते हो जहाँ इंग्लिश भाषा बोली जाती है। तो एक भाषा का ज्ञान कहीं ना कहीं आपको उस देश के बारे में, उस समाज के बारे में सीखने और समझने में हेल्प करता है जहाँ इंग्लिश भाषा का प्रयोग होता है। दूसरा, प्रमोटिंग कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। अब देखो, आपको अगर इंग्लिश आता है तो आपके पास में ये सहूलियत होगी कि इंग्लिश के माध्यम से आप विश्व भर में हर एक उस व्यक्ति जो कि इंग्लिश भाषा का जानकार है, थोड़ा बहुत बोल लेता, लिख लेता, आप उससे
संवाद कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने आइडियाज़ उसके साथ में शेयर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल सिटीजन बनने में इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको मदद करती है। तो इसीलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट एम है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों पढ़ाया जाए। ठीक है, एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये सब कुछ। विच मेथड वॉज डेवलप एज ए रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। शुरुआत में क्या था कि इंग्लिश को पढ़ाने के लिए हम लोग जो है ग्रामर मतलब जो आपकी लोकल भाषा, जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं हमारी मातृभाषा, उसको हम फिर इंग्लिश में ग्रामर की मदद, ग्रामर के जो इंग्लिश ग्रामर के रूल है उसकी मदद से ट्रांसलेट करके इसी तरह से दूसरी भाषा यानी इंग्लिश को सीखते थे। कि राम घर जाता है तो हम इस वर्ड को ट्रांसलेट करते, मैं खाता हूँ, आई ईट्स, तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते, अपनी भाषा को इंग्लिश में ग्रामर के नियम के हिसाब से बदलते थे। पहले यही चलता था, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक है, इस मेथड को रिप्लेस किया, इससे थोड़ा बेहतर मेथड आया जिसे हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं या नेचुरल मेथड। तो आपको एग्ज़ाम में ना, आपके एग्ज़ाम में आपको यहीं तक लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। सो दिस मेथड वॉज डेवलप्ड एज ए रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, और इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड और नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड इमर्ज्ड in late 19th century and gained popularity in the early 20th century as a response to the limitations of translation कम ग्रामर मेथड। तो आपके क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया, इतना ही लिखना है। इसका डिटेल आंसर मैंने यहाँ लिखा है, तो आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। सो डायरेक्ट मेथड का फ़ायदा ये था कि डायरेक्ट मेथड में ना एग्जैक्टली जैसे कि इंग्लिश जिस तरह से बोली जाती वो सिखाने का प्रयास किया जाता है। किस तरह से उच्चारण होता है, किस तरह से डायरेक्टली, जैसे कि अगर हम खाना बोलते हैं तो वहाँ फूड बोला जाता है, तो इस तरह से करके सिखाया जाए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भूख लगी है, तो मुझे का मतलब आई, तो वहाँ जो मेजर तरीके से इंग्लिश बोली जाती है उस तरह का उच्चारण, आई एम हंग्री, तो उच्चारण भी आपको सिखाया जाए। तो ये नहीं कि सिर्फ पहले ग्रामर के हिसाब से आप एक एक वर्ड को रख रहे हैं नियम से, फिर उसको ट्रांसलेट करें। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी होता था, यहाँ पर आपको डायरेक्टली बोल कर सिखाकर, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है आपका। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, इन इंग्लिश लैंग्वेज देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर दैट लर्नर नीड टू फोकस। इसमें 3 आपके इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ग्रामर का स्ट्रक्चर, और तीसरा है डिस्कोर्स का। सेंटेंस का स्ट्रक्चर का मतलब होता है द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस सच एज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर एज वेल। ठीक है, उनको किस तरह से प्रॉपरली एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो सीखना। उसके बाद ग्रामर स्ट्रक्चर, जैसे कि ग्रामर के रूल होते हैं, टेंस का कैसे इस्तेमाल करना, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनका किस तरह से इस्तेमाल करें, एक प्रॉपर सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। Discourse refers to organization and coherence of larger unit of language such as paragraph, essay and conversation. तो मास्टरिंग दिस स्ट्रक्चर इज क्रूशियल फॉर लेसन टू, जो भी लर्नर है उनको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में आसानी है। तो 3 स्ट्रक्चर SGD, ठीक है, सेंटेंस, ग्रामर और डिस्कोर्स। हाउ इज साइलेंट रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग अलाउड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप रीडिंग करते हैं साइलेंटली तो ये कैसे आपका, जैसे कि मैं अभी रीडिंग कर रहा हूँ लाउड, तो इससे कैसे डिफरेंट है, आइए इसको समझते हैं। तो इसको आप चाहो तो मैंने इसके लिए एक तरह से बॉक्स टेबुलर फॉर्म में भी किया है। ये वाला मैं आपको समझा देता हूँ है क्या है, टेबल को समझिएगा। ये वाला पार्ट जो है हमारा साइलेंट रीडिंग है और ये वाला पार्ट जो हमारा रीडिंग अलाउड है। तो इसको समझते हैं। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, प्रोसेस क्या है, रीडिंग टेक्स्ट इन वंस माइंड विदाउट वोकलाइजिंग। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, चीज़ों को हम जो है अपने माइंड में ही रीड करते हैं, जबकि लाउड रीडिंग में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं वर्ड को। वोकलाइजेशन, अब क्योंकि इस माइंड में रीड कर रहे हैं, कोई आप साइलेंटली रीड करें, वर्ड्स यूज ही नहीं करें, प्रोनाउंसिएशन यूज ही नहीं हो रहा, तो कोई भी वोकलाइजेशन नहीं होता वर्ड का। लेकिन यहाँ पर लाउड रीडिंग वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है, लाउडली होता है। जनरली फास्टर कर सकते हैं, टिपिकली स्लोअर करते हैं। अब रीडिंग अलाउड करेंगे तो एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ता है, तो इसमें समय लगता है, ठीक है, थोड़ी थकान भी होती है। लेकिन जब हम लोग साइलेंट रीडिंग करते हैं तो ये हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन थकान भी कम होती है। अलाउज फॉर ग्रेटर फोकस एंड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम फोकस होके ध्यान से, हमारा ध्यान बिल्कुल कंटेंट के ऊपर होता है, इसलिए
ये जो मेथड होता है, इंगेजमेंट जो होता है इसमें हमारा साइलेंट रीडिंग में ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द लाउडर रीडिंग। मिनिमाइजेस डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है और आवाज़ वगैरह आसपास की चीज़ें अपनी खुद की आवाज़ की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। बेनिफिट क्या है, देखिए, एनहांसेस कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्पीड डेवलप्स। अब अगर हम रीडिंग अलाउड करते हैं तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करेगा, वर्ड की फ्लुएंसी को, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करें, और एक्सप्रेशन भी। ये चीज़ें यहाँ पर मिसिंग होती हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं साइलेंट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, स्टडिंग, साइलेंट प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी में आप यूज़ करते हैं। ये लाउड रीडिंग कहाँ इस्तेमाल कर, ग्रुप में रीडिंग कर रहे हो, टीचिंग करो या पब्लिक स्पीकिंग में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन स्किल में कैसे फ़र्क पड़ेगा, देखो, अब रीडिंग अलाउड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल तो बहुत अच्छा हो, लेकिन क्योंकि यहाँ प्रोनाउंसिएशन तो हो ही नहीं रहा है तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो कम बेनिफिशियल है। कोलैबोरेटिव टास्क नॉट सुटेबल फॉर ग्रुप एक्टिव। आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं तो ग्रुप को कोई फ़ायदा तो पहुंचा नहीं पाएंगे, तो ये ग्रुप के लिए तो नहीं बना है ये साइलेंट मेथड। लेकिन अगर हम लोग ग्रुप में हैं तो हम कोलैबोरेटिव टास्क कर सकते हैं बाय लाउड रीडिंग। व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड हैंड राइटिंग, पूछा कि एक अच्छा हैंड राइटिंग क्या होता है, उसकी क्वालिटी लिखना। आपको जितना एग्जाम में पूछा जाए ना उतना ही लिखना है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ क्वालिटी। तो फर्स्ट, इट शुड बी नीट एंड वेल फॉर्म, साफ़ सुथरा होना चाहिए, देखने में पढ़ने लायक होना चाहिए, हर बच्चा जो अक्षर हो साफ़ सुथरे पढ़ने लायक हो। दूसरा, कंसिस्टेंसी, शेप साइज जो भी लेटर्स के होने चाहिए एक जैसे होने चाहिए, स्पेस बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं आप बहुत बड़े फॉन्ट में लिख रहे हैं, लेटर्स के बीच में जो है स्पेस ज़्यादा है कम है। अलाइनमेंट भी प्रॉपर, सब कुछ एक जैसी होनी चाहिए, मतलब जैसा भी लिखें, जब तक आप लिखें एक ही जैसी अलाइनमेंट हो, एक ही जैसा फॉन्ट का साइज हो, एक ही जैसा वर्ड लेटर्स के बीच में स्पेसिंग होना चाहिए। गुड हैंड राइटिंग इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाई प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन। तो लेटर्स वगैरह बना रहे हैं अच्छे से बनाएं, रिकॉग्नाइजेबल हो, जो आपके सब लोग यूज़ करते हैं वैसे। इट शुड एग्जिबिट ए बैलेंस बिटवीन स्लैंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, सीधा और टेढ़ा जो आप लिखते हो उन सब में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। एडिशनली आप यहाँ पर और सीख सकते हो, ए गुड हैंड राइटिंग इज स्मूथ फ्लोइंग डिस्प्लेइंग रिदम एंड फ्लूडिटी दैट मेक्स इट ईजी फॉर द रीडर। What are the aims of teaching pronunciation? अब प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग टीचिंग करते हैं ना, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, टीचिंग करते हैं हम लोग प्रोनाउंसिएशन की टीचिंग से क्या फ़ायदा। देखिए, पहला है कि उससे कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है, यानी कि लैंग्वेज की, ग्रामर की, जो भी लैंग्वेज में हम लोग कॉम्प्रिहेंशन प्रोनाउंसिएशन करें उसकी हमारी समझ बढ़ती है, नॉलेज। दूसरा, इंटेलिजिबिलिटी enhances learner ability to understand native speakers and other non native speaker। अब जिस भाषा को पढ़ते हो, जिसमें ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन करते हो, तो उस भाषा के लोगों के बारे में आप जान पाते हो, ठीक है। फ्लुएंसी भी बढ़ती है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, तो उस लैंग्वेज में आपकी जो है स्मूथनेस आएगी और आप नेचुरल स्पीच पैटर्न को फैसिलिटेट कर पाओगे, मतलब सीख पाओगे। इसके अलावा एक्सेंट रिडक्शन, असिस्टिंग लर्नर एंड रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, यानी कि जो एक्सेंट का रिडक्शन होता है, एक्सेंट में जो चेंजेस वगैरह होती है या प्रॉपर एक्सेंट जो हम नहीं पढ़ पाते, वो हम प्रॉपर एक्सेंट सीख पाते हैं क्योंकि हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी जो है इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो ये सब फ़ायदा है कम्युनिकेशन में, यानी कि प्रोनाउंसिएशन की लर्निंग से। इस साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। देखिए, उस लैंग्वेज को बार बार यूज़ करेंगे तो हमारा उस लैंग्वेज में स्किल बढ़ेगा, हम अच्छे से उसको बोल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। लिसनिंग स्किल, अब उस लैंग्वेज को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम समझ पाएंगे, तो हमारी लिसनिंग स्किल भी बढ़ेगी। क्यों? किसी भाषा को बोलने के लिए उसे हमें सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो हमारी लिसनिंग स्किल बढ़ती है। कल्चरल कॉम्पिटेंसी, अब जिस भाषा को हम सीख रहे हैं, अगर उसी भाषा के और लोग हैं तो हम कहीं ना कहीं उनसे एक कनेक्शन महसूस करते हैं, उनके बारे में हम ठीक से समझ पाएंगे, उनके कल्चर, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके बिहेवियर को हम लोग अडॉप्ट भी कर सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं। क्लियरर स्पीच, आप जितना ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियरर होगी, आप अलग जो भी लोग हैं उनको भी आप हेल्प कर पाओगे, उनकी बातों को भी आप समझ पाओ, और लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती है। और ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।